गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज पीडिया पे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड। ठीक है, ये इसका पार्ट फर्स्ट है, इसके नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो ये आपके आगामी एग्जाम्स में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, कौन से शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भारतीय हिस्ट्री का जो गोल्डन पीरियड है वो गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। ठीक है, ये फोर्थ सेंचुरी एडी के आसपास उदय हुआ था गुप्त साम्राज्य। ठीक है, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में ये इसका उदय हुआ था। ठीक है, और इन लोगों की जो गुप्तों की भाषा हुआ करती थी वो संस्कृत होती थी। कौन सी भाषा? संस्कृत। कौन सी भाषा होती थी? संस्कृत। इसे स्वर्णकाल कहा क्यों जाता था? इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस टाइम पे जो भारत का राजनीतिक है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, और आर्ट, लिटरेचर, साइंस, आयुर्वेद, सब कुछ चरम पे चल रहा था। ठीक है, हाईएस्ट लेवल पे था, सब कुछ वेल डेवलप था इस टाइम पे, गुप्त साम्राज्य के टाइम पे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने 240 से लेके 280 एडी तक राज किया था। ठीक है, इनके पुत्र, श्रीगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच। जो 280 एडी में बैठा था गद्दी पे। और जो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी? महाराजा की उपाधि धारण कर रखी थी। और ये जो उपाधि थे उस टाइम पे सावंत लोगों को दी जाती थी। ठीक है, तो इससे पता चलता था कि ये लोग स्वतंत्र राजा नहीं थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो घटोत्कच का बेटा था। ठीक है, घटोत्कच का पुत्र के नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये महाराजाधिराज जो थे, इसका मतलब था कि ये जो फर्स्ट चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये फर्स्ट स्वतंत्र महान सम्राट थे गुप्त वंश के। ठीक है, और इन्होंने कौन सा संवत स्टार्ट किया था? गुप्त संवत स्टार्ट किया था 320 एडी के टाइम पे। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किससे किया था? इन्होंने विवाह किया था लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। ठीक है, कुमार देवी से विवाह किया था। इसी के साथ ही उन्होंने जो मतलब ये लिच्छवी था, ये फैमिली थी मिथिला की, तो मिथिला को भी इन्होंने अपने राज में मिला लिया था। गंगा मैदान के आसपास का एरिया और जो भी था वो उन्होंने मिला लिया था। और कौशाम्बी, कौशल जो भी थे, सबके महाराजाओं को हरा के इन्होंने मगध में मिला लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त थे। ये 335 एडी में बैठे थे गद्दी पे। उस टाइम तक जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने मगध, प्रयाग, साकेत, इन सब पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, साकेत। तो इन्होंने इस टाइम तक इन सब पे अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, और इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के चलवाए थे, जो इम्पोर्टेंट है वो थे राजा रानी के सिक्के। राजा रानी के कैसे? मतलब उस पे एक तस्वीर चंद्रगुप्त प्रथम की बनी होती थी और दूसरी जो होती थी वो होती थी कुमार देवी की, मतलब इनकी जो वाइफ थी उनकी, कुमार देवी। ठीक है, तो जो राजा रानी टाइप के जो सिक्के थे वो किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, और गोल्ड कॉइन भी इन्होंने चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने क्या किया था? समुद्रगुप्त ने जो आर्यवर्त के 9 राजा थे, आर्यवर्त के 9 राजा और दक्षिणावर्त के 12, साउथ के 12 राजाओं को हराया था। ठीक है, इसी वजह से जो वीके स्मिथ हैं
उन्होंने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इलाहाबाद प्राशस्त्य लेख की रचना किसने की? तो ये हरिसेन ने की है, ठीक है। हरिसेन कौन थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, दरबारी कवि किसके? समुद्रगुप्त के, ठीक है। इनके जो संस्कृत लेख जो हरिसेन का प्राप्त हुआ था इसमें संस्कृत का, उसमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है वो एक महान विजेता था, ठीक है, महान विजेता। इसी में इलाहाबाद प्राशस्त्य में संस्कृत में जो एक अभिलेख मिला है उसमें लिखा है कि एक महान विजेता है समुद्रगुप्त। और इसी इलाहाबाद वाले जो लेख है इसमें ब्राह्मी लिपि में अशोक का नाम मिला है, अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, अशोक के बारे में। और एक पार्सियन लैंग्वेज का भी मिला है लेख, उसमें किसका जिक्र है? पार्सियन में जहांगीर का, जहांगीर का। तो तीनों याद रहेंगे, संस्कृत में समुद्रगुप्त और ब्राह्मी में अशोक और पार्सियन में जहांगीर, सॉरी, ठीक है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने कई सारी उपाधि धारण कर रखी थी, जैसे कविराज, उसे संगीत का बहुत ज़्यादा शौक था, एक तो उसने इस कविराज की उपाधि धारण कर रखी थी। अश्वमेध कर्ता, उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था तो अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण कर रखी थी। और विक्रमक की उपाधि धारण कर रखी थी। और सर्वराज उच्च श्रेष्ठ की उपाधि उसने धारण कर रखी थी। और जो समुद्रगुप्त था वो विष्णु का उपासक था, ठीक है, विष्णु का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपए का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपए का। और गोल्ड वालों को क्या कहते थे? जो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे उन्हें दिनार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त प्रथम ने यहीं पे बनाई थी, ठीक है, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 10। गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो इन लोगों की राजकीय भाषा संस्कृत थी, संस्कृत इन लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ठीक है। और इन लोगों का राज्य चिन्ह क्या था? राज्य चिन्ह, नेशनल सिंबल इन लोगों का था गरुड़, ठीक है, क्योंकि ये विष्णु के उपासक थे, इस वजह से इन लोगों का जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? गरुड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस अभिलेख में पहली बार किसी के सती होने की जानकारी मिलती है? तो जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख है, उसमें सती होने की जानकारी मिलती है। इसमें कोई एक भोजराज का नाम मेंशन कर रखा है, भोजराज का। तो उसमें लिखा है कि भोजराज की मृत्यु पे उसकी पत्नी उसके साथ सती हो जाती है, ठीक है। तो कौन सा अभिलेख है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये लोग किस वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है, वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। इनका एक सबसे जो इम्पोर्टेंट अभिलेख मिला हुआ, अवशेष मिला है, वो है देवगढ़ में। देवगढ़ ये कहाँ पे? ये ललितपुर में है, यूपी में, ललितपुर यूपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ दशावतार मंदिर मिला है, दशावतार मंदिर है। तो इसी से पता चलता है कि जो गुप्त सम्राट है वो वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अजंता की गुफाओं में कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन हैं? तो जो गुफा नंबर 16 और 17 है वो गुप्तकालीन है, ठीक है। और जो अजंता की गुफाएं हैं वो महायान शाखा से रिलेटेड हैं, ठीक है। कौन सी शाखा से? महायान शाखा, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? महायान। तो गुफा नंबर 16 और 17 याद रखेंगे, ये गुप्तकालीन है, ठीक है। और टोटल अजंता में गुफाएं जो पहले थी वो 29 थी, जो अब सिर्फ कितनी बची हैं? 6 बची हैं, ठीक है, सिर्फ 6 गुफाएं अब रह गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? तो बाघ की गुफाएं धार मध्य प्रदेश में है, ठीक है, धार मध्य प्रदेश में है।
इसमें क्या है, जो बाग एक जगह है, ये जो बाग एक जगह है वो विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई है, ठीक है। जो विंध्य पर्वत है, वहां पे विंध्य पर्वत है, उसको काट करके ये गुफाएं बनाई गई हैं बाग नामक जगह पे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ हैं? तो गुप्त काल के जो मैक्सिमम व्यापारिक केंद्र थे वो कहाँ पे हैं? उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन वहाँ उन लोगों का व्यापारिक केंद्र रहा उस टाइम पे। तो आज के सेशन को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।